यस बेटा, गुड आफ्टरनून। होप सो गुड बेटा कि आप लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर वर्क करेंगे एंड दैट वाज सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में बेटा जो हमारा टॉपिक था दैट वाज थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस, ठीक है बेटा। अगर आपको ध्यान होगा थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस के अंदर मैंने आपको रिगार्डिंग थ्योरीज 3 थ्योरीज आपको बताई थी। द फर्स्ट वाज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, द सेकंड वाज एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड द थर्ड वन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताया था। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि भाई इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट में अगर आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी होती है ये होमोजेनस हो गया या हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, इन दोनों के लिए यूज में आती है। या जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है इसने जो कैटलिस्ट है उसके अंदर सेलेक्टिव नेचर होता है। ये जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक नेचर का है, उसको एक्सप्लेन किया था। या इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे करके रिएक्शन की रेट जो है वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ये तो भाई इसके मेरिट्स थे। डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो डिमेरिट्स में कई बार इस थ्योरी से जो बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। या ये जो थ्योरी है ये प्रोमोटर का इफेक्ट क्या है या पॉइजन का इफेक्ट क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। या ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सॉलिड फॉर्म में जो कैटलिस्ट है वो कम रिएक्टिव है और जो अगर पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं तो उसके अंदर जो एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये इसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे या डिमेरिट्स थे। तो ये था बेटा हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जो आपको पहले बता दिया था। नाउ द सेकंड वन, जो सेकंड वाली जो थ्योरी आई हमारे पास, यहां पे मैं लिखूंगा दिस वन, इसका नाम है एडजॉर्प्शन। क्या बोला बेटा, इसे नाम दिया एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसे एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन थ्योरी और कॉन्टैक्ट थ्योरी इसे नाम दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड और गैस हेट्रोजिनस कैटालाइसिस होती है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास हेट्रोजिनस कैटालाइसिस जो था उसको हमने कैटेगराइज किया था 4 टाइप से। एक बोला था दिस वन सॉलिड सॉलिड, दूसरा बोला था सॉलिड लिक्विड, तीसरा बोला था लिक्विड लिक्विड और चौथा बोला था मैंने सॉलिड गैस। दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोजिनस कैटालाइसिस। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है, ये सॉलिड गैस कैटालाइसिस के बारे में। विच वन इज द टाइप ऑफ हेट्रोजिनस, इसे हेट्रोजिनस कैटालाइसिस के बारे में एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। और ये कंसेप्ट जो था एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में जो आइडिया दिया वो आइडिया किसने दिया बेटा, गिवन बाय फेराडे। फेराडे ने ये कंसेप्ट दिया। अच्छा, इनके हिसाब से क्या है कि यहाँ पे जो ये सॉलिड है ये सॉलिड अपने आप में एक एडजॉर्बेंट का काम करता है और ये जो गैस है ये अपने आप में एक एडजॉर्बेट का काम करती है, ठीक है बेटा। इसलिए जो सॉलिड की सरफेस है, ये सॉलिड की जो सरफेस है दिस वन सॉलिड, ये सरफेस क्या करती है, हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड सरफेस। ये सरफेस प्रोवाइड करवा रही है, किसके लिए प्रोवाइड करवा रही है, यहां से ऊपर हम क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, तो गैस इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। ये कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। मतलब किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर, और किसी गैस का एडजॉर्प्शन और इसकी जो रिएक्शन की रेट जो है वो इनहेंस करती है या इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम इस एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। गॉट द कंसेप्ट बेटा। ये थ्योरी क्या बोल रही है कि जैसे जैसे हम इस एडजॉर्बेंट का, इस सॉलिड का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लो कोई सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं कि इसको पाउडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है बेटा। मान लो ये एक सॉलिड फॉर्म में है लाइक दिस वन, कि मेरे पास ये मार्कर है
ठीक है ना, या कोई मेटल है वो मेटल सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर उसे हम क्या करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले जाते हैं, तो हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जो हमारे पास एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट कौन है, गैस है, इस गैस के एडजॉर्प्शन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट किसने दिया, वाज गिवन बाय फैराडे एंड अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है बेटा, ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर पाई कि भाई जो हमारे पास पाउडर, अगर मान लो मैं पाउडर्ड अगर कैटालिस्ट की अगर बात करूं, तो जो पाउडर्ड कैटालिस्ट है वो पाउडर्ड कैटालिस्ट अपने आप में क्या है, हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, और उसके कारण रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, उसे भी कौन एक्सप्लेन कर पाई, दिस वन एडजॉर्प्शन थ्योरी। लेकिन फिर भी जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो कैटालाइसिस की जो प्रोसेस है उसको बहुत डिटेल में क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट्स व्हाई यहां से जनरेशन हुआ, जो थर्ड नंबर की थ्योरी आई और उसका नाम था मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। नाउ द थर्ड वन, यस बेटा, तीसरे नंबर की थ्योरी आई, इसका नाम था मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है ये भी हेट्रोजिनस जो कैटालाइसिस है बेटा, हेट्रोजिनस कैटालाइसिस के लिए मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी दे दी गई। और जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी होगी एक, और प्लस करके जो ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी है। ठीक है बेटा, इन दोनों को मिला करके नई जो थ्योरी बनी उसका नाम क्या था, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या बोला बेटा मैंने, कि जो हमारे पास मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो चीजों को मिला करके, दो चीजों को कंबाइन करके, एक तो पहला नाम किसका आया, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, दूसरा कौन सी थी, जो अभी मैंने आपको एडजॉर्प्शन थ्योरी बताई। इन दो थ्योरीज को आपस में मिला करके किसका फॉर्मेशन हुआ, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। और मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलती है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर, कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर जो कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है उसके मैकेनिज्म को इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छे ढंग से इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। और इसकी जो मैकेनिज्म बनी उस मैकेनिज्म के टोटल नंबर में 5 पॉइंट्स थे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हाट आर द नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स, वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई यहां लिखूंगा, मैं यहां लिख लेता हूं द फर्स्ट वन, पहला जो पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट बना, दिस वन इज कॉल्ड diffusion of reactant on the surface of catalyst। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्या बना कि diffusion of reactant on the surface of catalyst। नाउ सेकंड वन यहां लिखूंगा adsorption of reactant on the surface of catalyst। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो बना उसे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट और complex at the surface of catalyst। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो बना उसे बोला जाता है दिस वन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन
प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट बना उसे बोला जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट और डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये बेटा दीज आर द टोटल नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट यहां बने, ध्यान देंगे कि क्या क्या बना। सबसे पहले बोला हमने कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट का क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। मतलब जो रिएक्टेंट था वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर उनकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। जब कंसंट्रेशन बढ़ी, जब वो वहां पर डिफ्यूज हुए तो फिर क्या हुआ, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब वो जो रिएक्टेंट था उसका एडजॉर्प्शन स्टार्ट होने बैठा। व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन? ये सारा का सारा आपको सिखा रखा है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन और रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस आया एडजॉर्प्शन, और किसका एडजॉर्प्शन हुआ, रिएक्टेंट का, किसकी सरफेस के ऊपर। सारा का सारा वर्क यहाँ कैटलिस्ट को बेस मान करके हो रहा है। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन स्टार्ट हुआ। नाउ द थर्ड वन, जैसे ही एडजॉर्प्शन हुआ तो यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, इंटरमीडिएट बना, और वो इंटरमीडिएट कहाँ बना, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। नाउ द थर्ड वन, अगर थर्ड वाला मैं आपको बोलूं तो यहाँ लिखा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। क्या चीज बन रही है, रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है। या क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसकी सरफेस के ऊपर कहां पे बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना अब वो वहां से क्या होगा, सेपरेट होगा, या इसे डिफ्यूजन को यहां पे क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वहां से रिमूव होना, दिस वन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हुआ, वहां से अलग हो गया। अब जो कैटलिस्ट था वो अलग हो गया, अब प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग से सेपरेट हो गया, ठीक है बेटा। दीज 5 आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है बेटा। होप सो गुड, आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। देखो आप, और यहां लिखूंगा बेटा मैं, जिसका एग्जाम्पल बनता है, ये लिखते हैं रिएक्शन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्लस अ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, और यहां से बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हमने नाम दिया कि जो हमारे पास एल्कीन है उस एल्कीन के अंदर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और यहां से क्या बना, एल्केन बन गया। एल्कीन का कन्वर्जन एल्केन में, एथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। किस में चेंज हो गया बेटा, ये इथेन में चेंज हो गया। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कैसे करके हो रहा है। कैटलिस्ट कौन है बेटा यहाँ पे, दिस वन निकल। तो ध्यान देंगे क्या मैकेनिज्म बन रही है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये क्या था हमारे पास, दिस वन एग्जाम्पल, ठीक। तो भाई क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये निकल हो गया, नाउ द सेकंड वन, ये निकल हो गया, जो कि अपने आप में क्या है बेटा, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे,
ये कैटलिस्ट हो गया। यहाँ हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, दिस वन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, और ये कैटलिस्ट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, और यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट, और यहाँ लिखूंगा मैं डिफ्यूजन ऑफ H2, हाइड्रोजन का डिफ्यूजन हो रहा है, पहले पॉइंट। तो डिफ्यूजन होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे दिखा दिया। ठीक है बेटा, ये H2 आ गया। इसके बाद जैसे डिफ्यूजन हुआ उसके बाद अगर यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो भाई इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड बनेगा। मतलब ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अगर ये यहाँ पे फिजिकल फोर्स से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, दिस वन, यहाँ लिख भी दूंगा मैं, दिस वन फिजिकल फोर्सेस और वीक वांडर वॉल फोर्स। ठीक है बेटा, वो यहां पे एक्ट करेगा। अगर मान लो यहां पे फिजिकल के बजाय क्या हो रहा है, नाउ अगर यहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक चेंज आएगा। क्या चेंज बनेगा बेटा, ये हमारे पास ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड। यहाँ लिख भी देंगे दिस वन केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद अब हम लिखेंगे दिस वन, यहाँ लिख देंगे अगेन दूसरा क्या आएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। चाहो तो इसे हम एक बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ एक बॉन्ड दिखा सकते हैं। और जब आप इसे बॉन्ड बना रहे थे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट करेगा, है ना, दो चीज़ें हो रही, एक बॉन्ड बनना स्टार्ट कर रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। नाउ फिर हमने क्या किया, ये निकल हो गया, फिर ये निकल हो गया बेटा, ठीक है, ये H हो गया, यहाँ ये H हो गया, डॉटेड लाइन दिखाएंगे, यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ डॉटेड लाइन, और यहाँ ऊपर दिखाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्या होगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा, इसका भी डिफ्यूजन हो रहा है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। जैसे ये इसके ऊपर आया क्या चेंज हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, या ये बोलेंगे कि ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये यहाँ बनना स्टार्ट होगा, ये यहाँ बनना स्टार्ट होगा। तो तब क्या होगा, ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ CH2, ये C हो गया डबल बॉन्ड, कुछ थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड लिखा पहले, ये H हो गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, इसके बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अभी हम इसको इसके ऊपर ही दिखा लेते हैं ऐसे करके। मतलब क्या हुआ कि इसका डबल बॉन्ड टूटने बैठ गया है, यहाँ बॉन्ड बनने बैठ गया, इधर बॉन्ड बनने बैठ गया, इसका सिंगल बॉन्ड यहाँ से टूट गया और ये यहाँ मिल करके बॉन्ड बनाने बैठ गया। ठीक है बेटा, अब ये इसके सरफेस के ऊपर है, ठीक है, इसे हमने नाम दिया, जो चीज़ ये बनी इसका नाम हो गया दिस वन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। क्या बना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, अब इसके अंदर क्या होगा, नाउ डिफ्यूजन। अब क्या होगा, डिफ्यूजन। थोड़े से और ज़्यादा क्लियर करता हूँ मैं, ये ऐसे बना दे बेटा, ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ये दोनों अगर आपस में जुड़ते हैं तो ये बनेगा दिस वन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, जो कि किसके ऊपर है, इस निकल के सरफेस के ऊपर। और फिर यहाँ से लास्ट वाला पॉइंट क्या बनाएंगे,
दिस वन डिसॉर्प्शन, ये प्रोडक्ट बन गया, हाँ ये प्रोडक्ट बन गया ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होगा, यहाँ से ये निकल हो गया, ये निकल हो गया और प्लस करके क्या बाहर निकल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, विच वन इज प्रोडक्ट, दिस वन इज कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, ये बना आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसे क्या बोल दिया, इंटरमीडिएट बोल दिया हमने। क्या क्या बना, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। होप सो गुड बेटा, आपको समझ में आया होगा क्या बोला मैंने। सबसे पहले हमने लिया कैटलिस्ट को, फिर हमने क्या लिया, रिएक्टेंट को लिया, जो कि यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया। इसका क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ किसके ऊपर, जो कैटलिस्ट है उसकी सरफेस के ऊपर। जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर इस रिएक्टेंट का डिफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज तैयार होगी। ठीक है, यहाँ अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो फिजिकल बॉन्ड बनेगा, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। यहाँ केमिकल बॉन्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं। वो केमिकल बॉन्ड जब इसने बनाया तो H और H के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड था, और H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया तो इसका अपना बॉन्ड भी टूटने बैठ गया, यहाँ बॉन्ड बनने बैठ गया। ये वो वाली सिचुएशन है कि जिसमें इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आने बैठ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अभी इस वाली कंडीशन में, इसी कंडीशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, जिसे हमने नाम दिया एथीन जिसे बोला, वो क्या करेगा, इसके साथ में डिफ्यूज होगा, मतलब इसके ऊपर डिफ्यूजन इसका हो रहा है। जैसे डिफ्यूजन हुआ तो इसका जो डबल बॉन्ड था वो भी टूटना स्टार्ट करेगा, और इसका ये जो सिंगल बॉन्ड है जो यहाँ बना हुआ वो टूटना स्टार्ट होगा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ दिखा देंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये कंडीशन बन गई, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। इसे हमने नाम दिया एक्टिवेटेड या इंटरमीडिएट बन गया ये। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या होना, डिफ्यूजन होना। डिफ्यूजन में क्या होगा, ये चीज बन गई थी यहाँ पे, यहाँ से डिफ्यूजन होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बीच में क्या बचेगा बेटा, जो अलग है हमारे पास वो सेपरेट होकर के कैटलिस्ट अलग हो गया, और दूसरा क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट सेपरेट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो थी उसका एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कि भाई इस थ्योरी को सपोर्ट करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स थे उन्होंने इसे सपोर्ट किया कैसे करके। तो यहां मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं, लेट अस मूव टुवर्ड्स फैक्टर्स। फैक्टर्स बेटा आते हैं, द फर्स्ट वन, पहले वाला पॉइंट जो बनता है फैक्टर्स का, फैक्टर्स का पहले नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये बोल रहा बेटा कि हमारे पास जो ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट जितने ज्यादा एक्टिव सेंटर प्रोवाइड करता है, मैंने बोला यहां पे एक नाम दिया एक्टिव सेंटर, या मैं लिखूंगा कैटलिस्ट having tendency to provide greater number of active centers or shows number of free valencies or number of free स्पेसिस। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे दैट इज करके कि बहुत सारे क्या बन रहे हैं, कॉर्नर्स हो गया, या बहुत सारी पीक्स होगी, या हम बोलेंगे लाइक वी हैव साइड्स हो रही हैं, या बहुत सारे क्रैक्स। ठीक है, ये बन रहे हैं, कॉर्नर्स बन गए, पीक्स बन गए, साइड्स बन गई, क्रैक्स बन गया, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, जैसे ये बनेंगे so that the rate of reaction increases because increases the surface
एरिया। ठीक है बेटा, क्या बोला गया? कंसेप्ट क्या है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड, जो फैक्टर इसके सपोर्ट में आए। यहां फैक्टर्स कौन से हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो फैक्टर्स है उनमें से पहले वाला पॉइंट क्या है कि कैटलिस्ट हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड ग्रेटर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिव सेंटर को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो ये समझने वाला कि एक्टिव सेंटर होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड या और करके हम बोलेंगे शो नंबर ऑफ फ्री बैलेंसीज, बहुत सारी क्या करता है, फ्री बैलेंसीज को क्या करता है, शो करता है। या नंबर ऑफ बहुत सारा क्या दिखाता है, फ्री स्पेस दिखाता है। उससे क्या होगा, फ्री स्पेसेस कौन से बनेंगे या फ्री बैलेंसेस कहां से बनेंगी, जितने कॉर्नर्स हैं वहां से हो गया, जो पीक्स बनेंगी वो हो गया, जो साइड्स होगी या जो क्रैक्स अगर कहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, बिकॉज इंक्रीज द सरफेस एरिया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने को मैं बोलूंगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, ये भी मैं बोलूंगा। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा, बढ़ रहा। कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रिएक्शन की रेट बढ़ रही है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। बहुत क्लियर है बेटा? कैसे करके, एक्टिव सेंटर होता क्या है, यहां मैं ड्रॉ करता हूं और देखो आप, व्हाट आर एक्टिव सेंटर्स। जैसे मान लो बेटा, हम ऐसा करते हैं, निकल को लेते हैं, ये हमारे पास ये निकल है और इस निकल ने यहां बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, इस वन निकल, ठीक है बेटा, यहां ऐसे बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे हम बॉन्ड बना रहे हैं। या यहां निकल को ले लो, ये निकल हो गया, यहां निकल हो गया, दिस वन निकल अगेन, ये निकल हो गया, ठीक है बेटा। यहां इसके जो बॉन्ड बने इन्हें हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं वैलेंसीज। लेकिन यहां बाहर से हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये आगे भी बॉन्ड बनाएगा, आगे बॉन्ड बना सकता है। यहां जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे करके, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, इन्हें नाम दिया जाता है। या यहाँ थोड़ा सा मैं और चेंज क्या करूँ, अगर मान लो मैं यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ और ऐसे बना लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा दिस वन क्रैक्स, ठीक है, यहाँ आगे आएगा, ये आगे आएगा, ठीक है, ये आगे आएगा, यहाँ निकल हो गया, ये आगे आएगा, यहाँ ये निकल हो गया, ये निकल हो गया, ये निकल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे रहा होगा, यहाँ निकल बना दिया, या आगे भी इससे बॉन्ड बनेगा, इधर निकल हो गया, ये ऐसे करके। तो ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ जो ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं, ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स बन रहे हैं, इन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड पीक्स। ये पीक्स हैं, ये क्रैक्स हो गया, ठीक है, अगर कहीं पे टूटा हुआ है। या यहाँ अगर मैं ये वाला पॉइंट आपको बताऊं, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला बेटा मैंने, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इसे बोला गया साइड्स, ठीक है। तो ये पीक हो गया, या साइड होगी, या कॉर्नर हो गया, क्रैक हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज। ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज मोर बैलेंसीज, और जिनको क्या बोला जाता है, और फ्री बैलेंसीज। क्या बोला जा रहा है बेटा, यहां आप देखेंगे कि जहां जहां मैंने डॉटेड लाइन में ये ड्रॉ कर रखा है, चाहे वो साइड्स की बात करें, चाहे वो कॉर्नर्स की बात करें, चाहे वो पिक्स की बात करें, चाहे क्रैक्स जहां पड़ा है, इन सारी जगहों पे यहां मोर या मैक्सिमम नंबर में क्या बन जाती है, फ्री बैलेंसीज बन जाती है। और फ्री बैलेंसीज बनने के कारण ये जो कैटलिस्ट होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब समझ पा रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे क्रैक हो गया तो मतलब यहाँ भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। यहाँ अगर बीच में क्रैक हो गया तो ये निकल और ये निकल था, लेकिन यहाँ भी साइड्स होगी, यहाँ इन दोनों के बीच में हम बोल रहे भाई यहाँ पे तो नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर ये टूट जाए
तो यहाँ से भी एक साइड प्रोवाइड हो जाएगी, यहाँ से भी एक साइड प्रोवाइड होगी। इसलिए जो क्रैक्स पड़ते हैं, जो पीक्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, दीज ऑल आर, इन सभी को क्या नाम दिया जाता है? इन्हें बोला जाता है एक्टिव सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? दीज ऑल आर एक्टिव सेंटर्स। चाहे पीक्स की बात करें, चाहे साइड्स की बात करें, चाहे कॉर्नर्स की बात करें, चाहे क्रैक्स की बात करें, और ये फ्री बैलेंसीज को क्या करती है? प्रोवाइड करती है। और जैसे ही फ्री बैलेंसीज हमारे पास मिलती हैं, ये एक कैटलिस्ट फ्री बैलेंसीज को प्रोवाइड करवाता है, तो जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट उन फ्री बैलेंसीज के साथ में मिलकर के बॉन्ड बना लेता है। मतलब यहाँ फ्री बैलेंसीज सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके कारण जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो भी बढ़ेगी, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या जैसे मैं बोलता हूं कि भाई हमारे पास जो है लार्जर सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाती है। कैसे करके? मान लो ये निकल आपने लिया बेटा, देखो आप, ये निकल को आपने ऐसे ले लिया, ये इतना फ्री बैलेंसेज ड्रॉ कर रहे हैं हम ऐसे करके, ये फ्री बैलेंसेज है, ये फ्री बैलेंसेज है। और अगर मान लो इसी को मैं चेंज करता हूं, कैसे करके? ये निकल लिया, यहाँ निकल ले लिया, यहाँ निकल ले लिया, यहाँ निकल ले लिया, इधर निकल बना, यहाँ निकल आ गया, यहाँ निकल हो गया, ये निकल हो गया। अब हमने क्या किया? यहाँ ध्यान देंगे बेटा, अब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, देखो आप, जैसे सरफेस एरिया बढ़ाया, नंबर ऑफ बैलेंसेज, जो फ्री बैलेंसेज हैं वो भी बढ़ गए। यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, इधर बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, कॉर्नर्स बढ़ गए, है ना। जैसे हमने क्या किया? सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया, जो रेट है, रेट ऑफ क्या होता है? एडजॉर्प्शन, वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी बेटा? इंक्रीजेस। गॉट द कंसेप्ट? आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा कि भाई इसमें एक्टिव सेंटर क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास जो पहले नंबर का जो फैक्टर बना कि भाई जितने ज्यादा एक्टिव सेंटर होंगे उससे क्या कहता है कि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या करेगी? इनहेंस करेगी या इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि भाई अगर ऐसा करो कि रफ सरफेस को प्रोवाइड करवाओ, तो हम ये बोलेंगे कि इंक्रीजिंग रफ सरफेस। जैसे हम रफ सरफेस को प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन की रेट या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट यही है हमारा। सेकंड पॉइंट हमने लिखा द रेट ऑफ, सेकंड पॉइंट बनेगा द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस और द rate of reaction increases with increasing rough surface। ठीक है बेटा, जैसे रफ सरफेस को प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। बहुत क्लियरली है। रफ सरफेस आपको भी पता है कि रफ सरफेस जितना ज्यादा बनेगा उसके कारण जो एडजॉर्प्शन है उस एडजॉर्प्शन की रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या तीसरा नंबर अगर मैं बोलूं, आप थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कि विद या बाय द यूज ऑफ promoters the surface area of catalyst increases so that the activity of catalyst also increases and the rate of reaction increases। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि अगर आप प्रोमोटर का यूज करते हैं तो प्रोमोटर का यूज करते हुए क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो जो कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ने के कारण रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे करके? कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये निकल है, ठीक है, ये निकल है, और यहाँ पे हमारे पास ये निकल हो गया, और इसके ऊपर क्या हो रहा है? ये H हो गया और ये H हो गया, है ना। ऐसे करके बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, H और H के बीच में बॉन्ड है। तो मान लो ये दोनों के दोनों इस पे जुड़ना चाहते हैं,
तो जब यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा। अभी मान लो ये जुड़ रहा है तो ये ऐसे करके जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय ये वाला जो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड देखो आप, और एक में और कंसेप्ट और देता हूँ कि अगर मान लो कि ये हमारे पास निकल है और इसके बाद दूसरा ये निकल यहाँ पे आ गया ये, और अगर इनके बीच में क्या आ जाए, दिस वन इज, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस वन इज प्रोमोटर। जहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जो मेटल्स होते हैं इनके बीच में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, और जो वॉइड्स हैं इसे मैंने बोला दिस वन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट, या इसे हमने नाम दिया वॉइड बोला हमने। इसे वॉइड में कौन गया, दिस वन इज कॉल्ड, ये प्रोमोटर है बेटा, इस वॉइड में कौन गया, प्रोमोटर। तो जैसे वॉइड में प्रोमोटर गया तो अभी हमारे पास ये H था, ठीक है बेटा, और ये H था, तो अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ इसको तो जुड़ना तो है ही, यहाँ जुड़ना तो है ही, लेकिन अब इस बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेन पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और जैसे टेंशन क्रिएट होगा मतलब इसके यहाँ जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो, इस बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब इसके यहाँ जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब समझ पा रहे हैं, यहाँ जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ये काम किसने किया, ये काम किया प्रोमोटर ने। और हम पढ़ते क्या कि प्रोमोटर वो होते हैं कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, और वही काम किया भाई इस प्रोमोटर ने। क्या किया कि जो कैटलिस्ट था उस कैटलिस्ट के पास जो वैकेंट क्या होती है, साइट्स होती हैं, जो वॉइड्स होते हैं, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, उनके वहां जाकर के चला धंस गया, वहां इंट्रैप कर गया। जैसे यहाँ पे प्रोमोटर ने इंट्रैप किया तो जो कैटलिस्ट था उस कैटलिस्ट के अंदर जो इसका सरफेस एरिया था वो बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो रिएक्टेंट उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना चाह रहा था, उसके बॉन्ड के बीच में क्या होगी, एक स्ट्रेन पैदा होगी, एक टेंशन क्रिएट हो गया, और जैसे टेंशन क्रिएट होगा तो उसका अपना बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ में क्या कर देगा, ये बॉन्ड बना देगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड नंबर का पॉइंट क्या था कि जो प्रोमोटर होते हैं उनसे सरफेस एरिया बढ़ता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, और उसके कारण रिएक्शन की रेट या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ जो हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन्स होते हैं उनका कंसेप्ट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट बोलता है लाइक दिस वन कि कैटालिटिक पॉइजन्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, आपको ध्यान होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कैटलिस्ट है बेटा, दिस वन कैटलिस्ट, दिस इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सी कैटलिस्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या, दिस वन पॉइजन, दिस वन पॉइजन, ये कैटलिस्ट हो गया। तो ये पॉइजन क्या कर रहा है, इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर खुद बॉन्ड बना रहा है, अपने आप बॉन्ड बना रहा है। तो अगर पॉइजन यहाँ पे बॉन्ड बना देगा तो भाई क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट को यहाँ आने से रोक देगा। आप समझ पा रहे हैं, यस एंड नो। एक बेंच है और एक बेंच में क्या हो रखा है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक तीसरा बच्चा वहां पे बैठने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे भी जगह दे दो। लेकिन जो वो दो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनमें से एक बच्चा बहुत अड़ियल है, वो क्या करता है कि उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे नंबर का आ रहा था, उस तीसरे नंबर के बच्चे को आने नहीं देता, धक्का मार देता उस पर। ये वही कंसेप्ट है कि ये हम ये मान के चलो कि ये हमारा बेंच है और यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो बच्चे बैठे हुए हैं या एक ही बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, और ये इतना ताकतवर है कि ये दूसरे बच्चे को उस बेंच पे बैठने से रोक रहा है। तो इसके अंदर मतलब अगर ये बच्चा यहाँ पे बैठ जाए तो आगे का कंसेप्ट, मतलब ये पढ़ने वाला बच्चा है तो ये कुछ गेन कर लेगा और कुछ प्रोडक्ट इसको हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा बच्चा बैठ गया कि जो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसी कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ से जो प्रोडक्ट जो इसने गेन करना था, गेन करके जो इसको हासिल होता वो चीज इसे मिल ही नहीं पाएगी।
आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को? तो ये था बेटा हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन्स का रोल क्या है। कैटालिटिक पॉइजन्स जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को क्या कहते हैं कि इंक्रीज करने के बजाय, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के बजाय क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये आया हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड, ये इसके फैक्टर्स बने, और जो 4 फैक्टर्स बेटे इसके अंदर बनते थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, और वो मैं लिखता हूं, और यहां लिखूंगा फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट हाउ टू मेक अ कैटालिस्ट मोर इफेक्टिव। एक कैटालिस्ट को कैसे करके हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये बोलेंगे कि टू चेंज इनटू द पाउडर्ड फॉर्म। अगर हम कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बना बाय यूजिंग रफ सरफेस, ठीक है बेटा। थर्ड वाला पॉइंट जो बनेगा बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ पीक्स, क्रैक्स, साइड्स, कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बने कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि एक कैटलिस्ट अपने आप में क्या हो, मोर इफेक्टिव हो, तो एक तो क्या करेंगे बेटा, इसका क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में ले जाएंगे, या रफ सरफेस लेंगे, या क्या करेंगे पीक्स हो गया, क्रैक्स हो गया, या साइड्स हो गया, कॉर्नर्स हो गया, ये जितना ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे, या हम ये बोल देंगे, एक और लिख देंगे बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। अगर इतना सब कुछ हम करते हैं तो एक कैटलिस्ट अपने आप में क्या हो जाता है, मोर इफेक्टिव हो जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास जो थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस है, वो सारी की सारी थ्योरीज बेटा मैंने आपको बताई हैं। होप सो गुड। मैं आशा करता हूं कि आप बच्चों को जितना कुछ ये मैंने करवाया है, बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, आप सभी को बहुत समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं हम, इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है, दिस वन एंजाइम कैटालाइसिस। चलते हैं। नाउ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस को हम बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी बोलते हैं। क्या है बेटा, यहां हेडिंग लिखता हूं मैं, नाउ एंजाइम कैटालाइसिस और बायोकेमिकल कैटालाइसिस। क्या होता है एंजाइम कैटालाइसिस, या एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बायोकेमिकल कैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट वो होते हैं कि जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं या बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, इनको बूस्ट अप करती हैं, इनको स्पीड अप करती है, इनको कैटालाइज करती हैं। ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि लिविंग सेल्स के अंदर जो प्रोड्यूस होता है, ऐसा जो सब्सटेंस है वो किसके नाम से जाना जाएगा, एंजाइम कैटालिस्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये जो फिनोमिना है, ये ध्यान देंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, और ऐसी जो प्रोसेस है उसे क्या नाम देंगे, एंजाइम कैटालाइसिस। तो मैं क्या लिखूंगा कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो एंजाइम कैटालाइसिस इज दैट विच catalyze बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। एंजाइम कैटालाइसिस कौन होते हैं
कि जो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटालाइज करती हैं। ठीक है, दीज आर प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक compounds having high molecular mass। ठीक है बेटा, and these are produced in living cells। ठीक है बेटा, ये आया हमारे पास दिस वन बाय एंजाइम कैटालाइसिस या एंजाइम कैटालिस्ट और बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ठीक है, दीज आर दोज विच कैटालाइज बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, इनको कैटालाइज करने का काम जिसने किया उसका नाम क्या बोला, एंजाइम बोला, या दिस वन एंजाइम कैटालाइसिस। ये अपने आप में क्या होता है, ये प्रोटीनियस होते हैं, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है बहुत ज्यादा होता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स, और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, गॉट द कंसेप्ट। तो ये बना बेटा हमारे पास एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस के कैरेक्टर्स क्या हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स, यहां मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा दिस वन, नेचर। अगर नेचर की अगर बात करें तो जो एंजाइम कैटालाइसिस या एंजाइम्स होते हैं, ये अपने आप में कैसे होते हैं बेटा, दीज आर प्रोटीनियस एंड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं बेटा, ये अपने आप में ये प्रोटीनियस होते हैं, ये अपने आप में अमीनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं दिस वन सॉल्युबिलिटी, और हम बोलेंगे दे आर, क्या बोलेंगे बेटा, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। थर्ड वाला पॉइंट अगर मैं बोलूं दिस वन एफिशिएंसी। ठीक है, दीज आर हाईली एफिशिएंट एंड हैविंग टेंडेंसी टू डिक्रीज the height of activation एनर्जी की हाइट को कम कर लेते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट जो बना, चौथा बना कि दे आर, यहाँ लिख दूंगा स्पेसिफिसिटी, दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली स्पेसिफिक। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक जो एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है वो दूसरे के लिए क्या नहीं करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। या इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखूंगा, यहां बोलेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच, और यहां लिखेंगे द रेंज ऑफ पीएच 5 to 7। जो 5 to 7 पीएच है, इस पे ये सबसे अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, या इसके बाद अगला पॉइंट में लिखूंगा 6 नंबर का पॉइंट, यहां लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इनका जो वर्क होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करते हैं, मैक्सिमम वर्क करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, दे लॉस्ट देयर एक्टिविटी, वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट में लिखूंगा, अगला पॉइंट आया हमारे पास इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम।
अगर मान लो मैं 7th नंबर का पॉइंट बोलूं, नाउ 7th नंबर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो यहां लिखेंगे नो चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या यहां एक और लिख दूंगा, यहां लिखूंगा यूज ऑफ को एंजाइम्स, ठीक है, यहां लिखूंगा को एंजाइम्स इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है बेटा। जो कोएंजाइम होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी ऑफ एंजाइम लिख दूंगा, यहाँ पे है तो कैटालिस्ट है ये, लेकिन यहाँ लिख देंगे एंजाइम, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास जो एंजाइम कैटालाइसिस थी, उस एंजाइम कैटालाइसिस के क्या क्या कैरेक्टर्स बनते हैं वो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ बताए। अब चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो लेट अस मूव। अब इसके एग्जाम्पल को हम डिफाइन करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। एक मिनट के लिए बेटा पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल्स जो बनेंगे सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। एक कॉमन सी जो रिएक्शन बनती है, जैसे मान लो C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, दिस वन इज ग्लूकोज, ठीक है। सभी बच्चों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जाइमेज एज एन एग्जाम्पल अगर एंजाइम अगर यूज करूँ तो यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा दिस वन C2H5OH बनेगा, और प्लस करके क्या बनेगा CO2, अल्कोहल बन गया बेटा यहाँ पे, हाँ, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज से इथेनॉल में चेंज करने की जो प्रोसेस बनी, उसमें जो एंजाइम आपने यूज में लाए उसका नाम था जाइमेज। या एक दूसरी रिएक्शन है C12H22O11 हो गया, इसकी ऐसा करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई आपने किसकी प्रेजेंस में, दिस वन इनवर्टेज, सभी बच्चों को पता है, इनवर्जन ऑफ शुगर सभी को पता है। एक्चुअली ये सुक्रोज में लिख रहा हूं बेटा, दिस वन सुक्रोज, कैन शुगर भी इसे बोलते हैं। ये जब तक इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। लेकिन जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और जो एंजाइम आपने यूज में लाए, दिस वन इनवर्टेज, तो यहां से क्या बना, C6H12O6 हो गया प्लस C6H12O6, कई बार बता दिया, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, फंक्शनल ग्रुप CHO हो गया, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, कीटोन हो गया। मैं एक बार नहीं बेटा बहुत बार आपको बता चुका हूँ, अब बार बार लिखता हूँ, CHO भी लिखता हूँ, CO भी लिखता हूँ, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि भाई जो हमारा ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस बात का है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ये CHO है और फ्रक्टोज में क्या, कीटोन है। और जो फ्रक्टोज होता है वो अपने आप में लीवो रोटेटरी होता है बेटा, ठीक है बेटा। जो एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन बनता है वो किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, वो किसका बनता है, वो बड़ा एंगल बनता है, और वो कैसा बनता है, लीवो बनता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये बात की बातें हैं, जब टॉपिक आ गया तब बताएंगे। यहाँ इनवर्टेज आ गया, या थर्ड नंबर हो गया, C12 हो गया, H22 हो गया, O11, लाइक दिस वन। अगर ये माल्टोज है बेटा, ठीक है, इसे माल्टोज में इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ लेंगे माल्टेज, यहाँ बना C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, 2 यूनिट्स हो गई, और किसकी यूनिट्स बनती हैं, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स बनती हैं, ठीक है बेटा। या अगर मान लो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिया NH2CONH2, और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, वाटर से करवाते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज, जो यहाँ पे एंजाइम लिया उसका नाम था यूरिएज। तो क्या बना बेटा, यहाँ से बनेगा एक 2NH3 बनेगा, और साथ में CO2। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये यूरिया था, याद रखेंगे सभी बच्चों को, इसका नाम पता होना चाहिए, दिस वन यूरिया, यूरिया NH2CONH2, या
इसके बाद 5th नंबर की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा CH3 CH2 OH हो गया। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और यहाँ से बनाएंगे CH3 COOH हो गया, ठीक है, CH3 COOH मतलब दूसरा बाहर निकलेगा यहाँ से H2O। यहाँ लिया जाता है माइकोडर्मा एसिटी, ये यहाँ पे किसका जैसा काम कर रहा है, एक एंजाइम जैसा काम कर रहा है, ठीक है बेटा। 5वें नंबर की 6वें नंबर की रिएक्शन अगर मैं लिखूं, ये सारे के सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूं एंजाइम कैटालाइसिस की, ठीक है बेटा। नाउ 6 नंबर की अगर बात करें, 6 नंबर में ऐसा करो भाई कि जो मिल्क है, मिल्क का कन्वर्जन किसमें हो गया, कर्ड के अंदर, और क्या बोलते हैं आप लोग सभी बायो वाले बच्चों को तो पता है, लैक्टोबैसिली के नाम से जाना जाता है। या 7th नंबर, जैसे मान लो प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टाइड्स के अंदर, यहाँ बोलते हैं बेटा दिस वन पेप्सिन, या यहाँ मैंने लिया दिस वन प्रोटीन, यहाँ ले लिया अमीनो एसिड्स हो गया, और इसे बोला जाता है पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, ठीक है बेटा। जो प्रोटीन को किस में ले जा रहा है, अमीनो एसिड में। ये होता है ये स्टमक के अंदर, और ये होता है इंटेस्टाइन के अंदर बेटा, सभी को ध्यान रखना है। ये प्रोटीन के अंदर, सॉरी क्या कहते हैं कि स्टमक के अंदर, और ये वाली प्रोसेस जो होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। या ऐसा करते हैं, एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, दिस वन C6H2, सॉरी स्टार्च लिखता हूँ C6H10O5, ठीक है बेटा, स्टार्च N, इसको 2 ले लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं, और यहाँ से लिया डायस्ट्रेज, तो क्या बना C12 हो गया, H22O11, ये बनेगा बेटा N थ्योरी, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे जितने सारे मैंने एग्जाम्पल करवाए, कोशिश की है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये सारे के सारे अपने आप में जो एंजाइम कैटालाइसिस है, इनमें जितने भी सारे मैंने ये बीच में लिखे हैं, सारे के सारे क्या है बेटा, दिस ऑल आर द टाइप ऑफ एंजाइम्स। और ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको क्या कर रही हैं, या बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं इनको क्या कर रही है, कैटालाइज कर रही है, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एंजाइम कैटालाइसिस क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद चलते हैं, लेट अस मूव, अब लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा वो है हमारे पास इस टॉपिक का, दिस वन मैकेनिज्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है बेटा। चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। होप सो गुड बेटा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत मेहनत से काम हो रहा है, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। टीचर जब मेहनत करता है तो बच्चे को जरूर रिस्पॉन्स देना चाहिए। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, और यहां बोला जाता है दिस वन लॉक एंड की थ्योरी, या लॉक एंड की मॉडल इसे बोला जाता है बेटा। तो लॉक एंड की मॉडल क्या है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे ताला और चाबी होती है, वो कंसेप्ट ये बताना चाह रहा है कि जैसे ताले में चाबी जो है वो फिट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये हमारे पास ये बना, और यहाँ हमारे पास दिस वन, ये बेटा ऐसे है, ठीक है, ये इसके अंदर फिट होगा। दिस वन इसको बोला सबस्ट्रेट, इसको बोला एंजाइम। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसकी प्रोसेस आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि जो एंजाइम होता है सबसे पहले वो सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ता है, और ये मिलकर के क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट फर्दर टूट करके किस में चेंज होता है बेटा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। ये प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ये एंजाइम अलग से सेपरेट हो गया, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, बीच में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो फिर ये ऐसे ही हो रहा है, यहाँ सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया, अगला कंसेप्ट यही आया,
ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ये नहीं देखेंगे हम कि ये छोटा है ये बड़ा हो रहा है। और ये जो हमारे पास दिस वन, ये ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये ऐसे आ गया, ये जगह पे आ गया, यहाँ हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस वन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, जैसे सबस्ट्रेट बनने लगा तो इसमें चेंजेस आने बैठ गए, और ये चेंजेस जैसे आए, चेंजेस आने के बाद अब यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा, सेपरेट होगा, और सेपरेट होते हुए क्या होगा, इसे इधर बना लेते हैं। चलो, यहाँ से जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, ठीक है, ये ऐसे करके बना दिया, और प्लस करके यहाँ से जो हमारे पास ये हो गया, और प्लस करके जो प्रोडक्ट को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और ये ऐसे बना दें। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से क्या हो गया है, सेपरेट बाहर निकल गया है। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट क्या हो गया है, सेपरेट बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास किसका पार्ट बना, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्या था कि लॉक एंड की थ्योरी क्या है, या लॉक एंड की मॉडल क्या है। एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर जा करके क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वहाँ से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट है वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, प्रोडक्ट अलग कर दिया। तो वही कंसेप्ट है, ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे, दिस वन कॉम्प्लेक्स, और बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जो एंजाइम है वो अलग से सेपरेट हो गया, और जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग से सेपरेट हो गया। होप सो गुड बेटा, आज आपको जो चीज़ें मैंने करवाई हैं वो सारी की सारी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही होंगी, बहुत डिटेल में करवाने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कि घर में आप ऐसे आराम करें, जितनी मेहनत करवाई जा रही है उस मेहनत पे आप जरूर ध्यान दें कि आप लोग भी जरूर मेहनत करें, क्योंकि कब तक हमारे स्कूल्स खुलते हैं ये पता नहीं है, और स्कूल कब खुलेंगे ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम घर में बैठ करके क्या मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा, क्या हम अपना समय जाया तो नहीं कर रहे। होप सो गुड, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सभी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।